अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अफीरा कलीम एंड आई एम फ्रॉम डेंटल अकेडमी। आज जो चैप्टर हमने शुरू करना है वो है इंट्रोडक्शन टू कॉम्पोजिट रेजिन्स, यानी कि कॉम्पोजिट फिलिंग की हमने आज डिटेल पढ़नी है। अब इसके अंदर जो चीज़ पढ़ने वाली होती है वो कॉम्पोजिट की क्लासिफिकेशन हमने पढ़नी होती है और उसके अलावा हमने कॉम्पोजिट की क्लासिफिकेशन पढ़नी होती हैं। अच्छा, अब सबसे पहले यहाँ पे आ जाए तो सब आता है कि कॉम्पोजिट जो होता है वो हमें पता है एक एस्थेटिक टूथ फिलिंग है, क्योंकि ये एक टूथ कलर्ड फिलिंग मटेरियल होता है। कहते हैं कॉम्पोजिट से पहले दो टाइप्स की हमारे पास टूथ कलर्ड एस्थेटिक फिलिंग मटेरियल्स प्रेजेंट होते थे। एक था सिलिकेट सीमेंट और दूसरा था पॉलीमिथाइल मेथैक्रेलेट। तो सिलिकेट सीमेंट जो था वो कहते हैं वो दो पाउडर और लिक्विड की फॉर्म में मिलता था, जैसे हमें जीआईसी का सीमेंट हमें मिलता है पाउडर लिक्विड फॉर्म में। इसका पाउडर जो था वो अमाइनो सिलिकेट ग्लास का बना होता था और जो लिक्विड होता था वो इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड का होता था। लेकिन कहते हैं इस मटेरियल की एस्थेटिक क्वालिटी तो अच्छी थी क्योंकि ये टूथ कलर था, लेकिन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत पुअर थी। दूसरा, कलर स्टेबिलिटी भी इसकी इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब विद टाइम इसका जो कलर था वो फेड होने लगता था और ये स्टेन होने लगता था। उसके अलावा कहते हैं विद टाइम ओरल कैविटी के अंदर सिलिकेट सीमेंट जो थे वो डिजॉल्व भी होने लग जाते थे। इनकी जो लाइफ होती थी वो 3 to 5 ईयर्स की होती थी, लेकिन एक बस जिसका एडवांटेज होता था वो ये होता था कि जब ये ओरल कैविटी के अंदर डिजॉल्व होते थे तो डिजॉल्व होने के साथ साथ फ्लोराइड का रिलीज कराते थे, जिसकी वजह से रिकरेंट केरीज होना उस एरिया में, जिस एरिया में ये फिलिंग लगी हुई थी, बहुत ही कम हो जाता था, मतलब रिकरेंट केरीज नहीं होती थी। दूसरा जो मटेरियल यहाँ पे यूज़ हो रहा होता था पहले वो था हमारे पास पॉलीमिथाइल मेथैक्रेलेट। अब ये हमारे कॉम्पोजिट की तरह एक तरीके का एक पॉलीमर ही था और ये भी आपको पाउडर और लिक्विड की फॉर्म में मिलता था। अब पाउडर जो होता था इसका वो होता था प्री पॉलीमराइज मिथाइल मेथाइक्रेलेट का, यानी कि आपको एक ऐसा पाउडर मिलेगा जिसके अंदर ऑलरेडी जो मोनोमर्स हैं वो पॉलीमर के अंदर कन्वर्ट हुए हुए होंगे। ठीक है, मोनोमर्स क्या होते हैं? सिंगल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से सिंगल कंपाउंड्स होते हैं और जब वो आपस में मिल जाते हैं तो वो एक पॉलीमर बना देते हैं। ठीक है, जो लिक्विड था यहाँ पे वो एक मोनोमेरिक फॉर्म में ही मिलता था जिसको हम मोनोमेरिक मिथाइल मेथैक्रेलेट कह रहे थे। जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो ये एक आपके पास एक पेस्टी सा एक मटेरियल बन जाता था जो कि आपका एज अ फिलिंग मटेरियल यूज होता था। अब इसकी भी कहते हैं एस्थेटिक्स काफ़ी अच्छी थी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी भी काफ़ी पुअर थी और ये भी कलर स्टेबिलिटी इसकी भी काफ़ी पुअर ही थी, यानी कि विद टाइम इसके ऊपर भी स्टेनिंग आ जानी थी। तीसरा डिसएडवांटेज जो इसका था वो था पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज, यानी कि जब भी कोई मोनोमर पॉलीमर के अंदर कन्वर्ट होता है, जब सिंगल मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं पॉलीमर बनते हैं, तो उस प्रोसेस के दौरान लाजमी तौर पे पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज होती है, यानी कि जो भी मटेरियल होता है वो थोड़ा सा श्रिंक कर जाता है। ठीक है, तो जब पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज होती है तो उससे क्या होता है, फिलिंग मटेरियल यानी कि रेस्टोरेशन और कैविटी मार्जिन यानी कि टूथ और फिलिंग के दरमियान में एक कॉन्ट्रैक्शन गैप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जब भी फिलिंग मटेरियल श्रिंक करेगा तो एक गैप क्रिएट हो जाता है। अब इस गैप की वजह से क्या होता था, इस गैप की वजह से वहाँ पे माइक्रो लीकेज यानी कि आपका फूड पार्टिकल्स वगैरह उस गैप के अंदर एक्युमुलेट हो सकते थे और वहाँ पे रिकरेंट केरीज होने के दोबारा चांसेस बढ़ जाते थे। तो ये थे हमारे पीएमएमए के डिसएडवांटेजेस। अब आती है हमारे पास कॉम्पोजिट रेजिन मटेरियल्स। कहते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपने प्रीडिसेसर्स यानी कि सिलिकेट सीमेंट और पीएमएमए से दोनों से बेहतर हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कलर स्टेबिलिटी, सॉलेबिलिटी और क्लिनिकल परफॉर्मेंस, ये सब चीज़ें कॉम्पोजिट की अपनी पुराने मटेरियल से बेहतर होती है। और दूसरा हमें पता है ये एक एस्थेटिक फिलिंग है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पे आ जाती है कॉम्पोजिशन ऑफ कॉम्पोजिट फिलिंग, जो कि एक इंपॉर्टेंट यूक्यू आ सकता है, यानी कि क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं आपकी कॉम्पोजिट फिलिंग के और कुछ इसके अंदर एडिशनल कंपोनेंट्स ऐड हुए होते हैं कॉम्पोजिट में। मेन मटेरियल्स के अंदर सबसे पहले आ जाता है रिजिन मैट्रिक्स। रिजिन मैट्रिक्स क्या होता है? रिजिन मैट्रिक्स एक तरीके की एक बेस होती है जिसके अंदर आपका फिलर पार्टिकल ऐड होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जितना भी ब्लू आपके कॉम्पोजिट रिजिन के अंदर पार्ट नजर आ रहा है, ये एक रिजिन मैट्रिक्स है, यानी कि ये एक बेस है हमारी। बेस किस चीज़ की बनी हुई होती है? कहते हैं बेस जीएमए यानी कि बिस्फेनॉल ग्लिसराइड मेथैक्रेलेट की हो सकती है या यूरिसिन डाइमेथैक्रेलेट की हो सकती है, जिसको हम यूडीएमए भी कह रहे होते हैं। तो ये दो टाइप्स के हमारे पास बेसिस मिल सकती हैं या जिसको हम रिजिन मैट्रिक्स कह रहे हैं। अच्छा, अब ये जो बेस होती है एक्चुअल में यही जो है ये सेट होती है विद द रिएक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की। जो ब्रिजिन है ये एक तरीके का एक मोनोमर होता है लिक्विड फॉर्म में, एक थोड़ा सा एक तरीके की लिक्विड फॉर्म में ही होता है और जब इसको हम सेट करते हैं तो ये पॉलीमराइज होकर सारे मोनोमर्स आपस में जुड़ के एक पॉलीमर बना लेते हैं और ये रिजिड मटेरियल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब कहते हैं इसका एडवांटेज क्या था एज कम्पेयर टू मिथाइल मेथैक्रेलेट जो पीएमएमए था, वो ये था कि इसका जो मोनोमेरिक मॉलिक्यूल होता है
उसका साइज लार्जर होता है एज कम्पेयर टू वो जो मोनोमेरिक मॉलिक्यूल था आपके मिथाइल मेथिक्लेट का। तो जब इसका मोनोमर का साइज ही लार्ज है और जब ये लार्जर साइज वाले मोनोमर्स कंबाइन करके एक पॉलीमर बनते हैं, तो यहाँ पे जो पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज होती है वो लेस होती है एज कम्पेयर टू जितनी पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज अभी हमने पीएमए में देखी थी। तो पीएमए में तकरीबन कहते हैं 3 टाइम्स ज़्यादा पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज होती थी एज कम्पेयर टू जितनी कॉम्पोजिट के अंदर पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज होती है। क्या वजह है? पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज इसके अंदर कम इसलिए होती है क्योंकि इसका मोनोमेरिक साइज जो है वो लार्ज होता है। दूसरा कंपोनेंट जो हमारी कंपोजिट के अंदर एडेड होता है वो होता है फिलर पार्टिकल्स। अब वो जो सारा रिजन पार्टिकल था, रिजन मैट्रिक्स था, उसके अंदर हम फिलर पार्टिकल्स ऐड कर देते हैं जो कि क्वार्ट्ज या सिलिका के फिलर्स हो सकते हैं। और ये फिलर्स क्या करते हैं? ये फिलर्स क्योंकि एक तरीके के सॉलिड रॉक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं? आपकी फिलिंग मटेरियल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। यहाँ पे जो ग्रीन से दिखाई दे रहे हैं ये सारे आपके फिलर पार्टिकल्स ऐड हुए हैं आपके कंपोजिट रिजन के अंदर। अच्छा, ये क्या करते हैं? ये आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। फर्दर ये आपकी जो पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज है उसको रिड्यूस करवाते हैं। अब जितना कंटेंट, अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद करने वाली है फॉर एमसीक्यूज एज वेल, जितना भी हमारे पास रिजन मैट्रिक्स कंटेंट कम होगा उतनी कम हमारी पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज होगी, क्योंकि उस रिजन ने ही क्या करना है? श्रिंक करना है। तो जितना पॉलीमराइजेशन कम कब होगी? जितनी आपकी रिजन मैट्रिक्स कम होगा। तो रिजन मैट्रिक्स कब कम होगा? जब आपका फिलर कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो जब फिलर कंटेंट ज़्यादा होगा, रिजन कम होगा, तो श्रिंकेज कम होगी। अब कहते हैं 2 बेसिक रूल्स होते हैं आपके रिगार्डिंग फिलर पार्टिकल्स। एक फर्स्ट रूल तो ये है कि मोर द फिलर द बेटर। वही वाली बात हो गई, क्योंकि फिलर ने आपकी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करना है और आपकी पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज को भी रिड्यूस करना है। दूसरा कहते हैं मोस्ट मॉडर्न जो आपके कंपोजिट्स हैं उनकी कितनी श्रिंकेज होती है? पॉलीमराइजेशन 2.4 to 2.8% पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज आपकी मॉडर्न कंपोजिट्स शो करते हैं, और एटलीस्ट 75% बाय फिलर बाय वेट जो है वो आपके कंपोजिट के अंदर ऐड हुआ होता है। अब यहाँ पे लफ्ज़ कॉन्टेम्प्रेरी कंपोजिट पूरी बुक में आता रहेगा। कॉन्टेम्प्रेरी कंपोजिट से मुराद है लेटेस्ट जो आजकल का न्यू कंपोजिट चल रहा है, ठीक है। उसके अंदर एटलीस्ट 75% फिलर बाय वेट जो है वो कंपोजिट के अंदर वो फिलर ही ऐड हुआ होता है। फिलर किस चीज़ का बना हुआ है? सिलिका या क्वार्ट्ज का बना हुआ होता है। सेकेंड रूल ये है, द स्मॉलर द फिलर पार्टिकल द बेटर। जितना स्मॉल साइज का फिलर पार्टिकल होगा उतनी ज़्यादा बेहतर आपकी कंपोजिट की स्ट्रेंथ भी होगी। दूसरा, उतनी बेहतर आपकी कंपोजिट की पॉलिशेबिलिटी होगी, ठीक है। जितना स्मॉल साइज होगा आपके फिलर पार्टिकल का, उतनी बेहतर तरीके से आपका जो कंपोजिट है वो पॉलिश हो सकेगा, और उसकी जो वेयर रेजिस्टेंस है वो उतनी ही अच्छी होगी। वेयर रेजिस्टेंस से मुराद है यानी कि जब दांतों के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो एक रगड़ आती है दांतों में, यानी कि दांतों के ऊपर एक वेयर आता है। तो उस वेयर को कौन सा कंपोजिट अच्छे से विथस्टैंड करेगा? जिसका साइज छोटा होगा, जिसके अंदर छोटे साइज के फिलर पार्टिकल्स डले हुए होंगे। अच्छा, ये दोनों गोल्स एक साथ अचीव करवाना कि पार्टिकल नंबर भी ज़्यादा हो और पार्टिकल का साइज़ भी बहुत छोटा हो, ये ज़रा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि जब बहुत स्मॉलर पार्टिकल साइजेस होंगे तो जितनी हमें पता है जितनी ज़्यादा स्मॉल चीज़ें होंगी और जितना ज़्यादा कोई स्मॉल चीज़ ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है तो उसका जो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे और वो ज़्यादा एक्सेस में होंगे एज़ कम्पेयर टू कोई लार्जर पार्टिकल्स कम एक्सेस में प्रेजेंट होना, उनका जो सरफेस एरिया होता है वो कम होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब आपका रेशो सरफेस एरिया का रेशो बढ़ जाता है स्मॉलर फिलर पार्टिकल्स की होने की वजह से, तो आप एक ही अमाउंट तक अपने फिलर पार्टिकल्स को ऐड करवा सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट में अपने फिलर पार्टिकल्स को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको किस तरीके से हम ओवर कंपेंसेट करते हैं ये भी हम अभी आगे देखेंगे। अच्छा, तो दूसरा हमने कंपोनेंट पढ़ लिया फिलर पार्टिकल। तीसरा जो मेन कंपोनेंट इसके अंदर आता है वो आता है साइलेन कपलिंग एजेंट। साइलेन कपलिंग एजेंट क्या करता है, ये जो फिलर पार्टिकल थे और जो रिजन मैट्रिक्स था इन दोनों को केमिकली बॉन्ड करवाता है ये आपका साइलेन कपलिंग एजेंट। यानी कि ये जो एक मटेरियल होगा ये फिलर और रिजन मैट्रिक्स को आपस में बाइंड करवाता है। अब कहते हैं जो साइलेन्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स बाय फंक्शनल मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि इनके दोनों एंड्स पे दो मॉलिक्यूल्स ग्रुप अटैच होते हैं। एक जो ग्रुप होता है वो बॉन्ड करता है फिलर पार्टिकल के साथ और जो दूसरे एंड पे जो ग्रुप होता है वो अटैच होता है आपके फिलर मैट्रिक्स के साथ। कहते हैं ये जो साइलेन होता है ये क्या करता है, आपकी फिलर की आपकी मैट्रिक्स के साथ बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्गर बनाता है, जिसकी वजह से आपका वेयर रेजिस्टेंस यानी कि वही आपका दांत जो कॉम्पोजिट से बिल्ड होगा वो वेयर नहीं करता। दूसरा क्या करता है, ये परमिट करवाता है कि मोर फिलर्स जो हैं वो आपके रिजन के अंदर ऐड हो सके।
क्योंकि अगर एक फिलर पार्टिकल एक मैट्रिक्स में एक जगह पे अटैच हो जाएगा अच्छे से, तो वहाँ पे दूसरे फिलर पार्टिकल्स के लिए एडिशनल की जगह बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, एडिशनल जो कंपोनेंट्स हो सकते हैं हमारे पास अपार्ट फ्रॉम दीज 3 मेन कंपोनेंट्स, वो हो सकते हैं पिगमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं अपने कॉम्पोजिट में। उसके अलावा विस्कोसिटी डाइल्यूएंट्स ऐड कर सकते हैं, जो कि आपकी कॉम्पोजिट की विस्कोसिटी को थोड़ा सा लो कर देंगे, जिसकी वजह से कॉम्पोजिट जो थोड़ा सा फ्लोएबल हो जाएगा। उसके अलावा फर्दर कुछ क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स हो सकते हैं, जो कि रेजिन की मैट्रिक्स की आपस में क्रॉस लिंकिंग करवाएंगे। हमें पता है पॉलीमर्स बनते हैं, इन पॉलीमर्स को आपस में क्रॉस लिंक करवाते हैं क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स। उसके अलावा इनिशिएटर एडेड होता है। अब अभी हमने पढ़ा है कि हमारा ये जो कॉम्पोजिट होता है ये रेजिन का बना हुआ होता है और ये मोनोमर से पॉलीमर में कन्वर्ट होता है। तो जब भी किसी मोनोमर ने पॉलीमर में कन्वर्ट होना होता है तो उसको एक इनिशिएटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये इनिशिएटर जो होता है मोस्टली हमारे कॉम्पोजिट्स में लाइट जब भी कॉम्पोजिट पे डाली जाती है तो आपका जो मोनोमर है वो पॉलीमराइज्ड होता है, ठीक है। एक्चुअल में ये लाइट किसको एक्टिवेट करती है? ये लाइट कैम्फर क्विनॉन को, जो कि आपका एक फोटो इनिशिएटर होता है, इसको एक्टिवेट करती है। और ये जो कैम्फर क्विनॉन होता है देन आपकी पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन जो है वो कंप्लीट करवाता है। एक तरीके से लाइट जो है इस कैम्फर क्विनॉन जो फोटो इनिशिएटर है उसको एक्टिवेट करेगी और फिर ये फोटो इनिशिएटर आपकी पॉलीमराइजेशन करवाएगा। ये किस रेंज में लाइट को एब्जॉर्ब करता है? तो ये 470 नैनोमीटर की वेवलेंथ को कैम्फर क्विनॉन एब्जॉर्ब करता है, जो कि हम ब्लू क्योरिंग लाइट से क्योरिंग करते हैं तो कॉम्पोजिट को हम सेट करवाते हैं। कॉम्पोजिशन के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से, वो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल कॉम्पोजिट्स। हम डेंटल कॉम्पोजिट्स को 4 बेसिस पे, मेनली वैसे 3 बेसिस पे हम कॉम्पोजिट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन मेथड। अभी हमने ऊपर देखा था कि मोस्टली आपके लाइट क्योर्ड कॉम्पोजिट होते हैं, लाइट डालते हैं तो आपका कॉम्पोजिट जो है वो सेट होता है, यानी कि मोनोमर से पॉलीमर में कन्वर्ट होता है। दूसरा होते हैं केमिकल क्योर्ड कॉम्पोजिट, जिसके अंदर वो आपको कोई लाइट नहीं डालनी पड़ती, जैसे जीआईसी खुद ही सेट हो जाता है वैसे ये भी खुद ही से सेट हो जाते हैं, आपने बस कॉम्पोजिट को अप्लाई करना होता है। उसके अलावा आते हैं डुअल क्योर कॉम्पोजिट्स, जो कि आपने इनिशियली उनको लाइट डाल के सेट करना होता है और उसके बाद उनकी सेटिंग जो है वो केमिकली खुद ही होती है। नेक्स्ट आ जाती है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिलर पार्टिकल साइज। जितना फिलर का पार्टिकल का साइज होगा उसके अकॉर्डिंगली आपकी यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। मैक्रोफिल्ड कॉम्पोजिट्स हो सकते हैं, माइक्रोफिल्ड होते हैं, उसके अलावा हाइब्रिड कॉम्पोजिट्स होते हैं जिसके अंदर माइक्रो प्लस नैनो या मैक्रो प्लस नैनो इस तरह के फिलर पार्टिकल्स के साइजेज जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। बेस्ड ऑन विस्कोसिटी आपके पैकेबल कॉम्पोजिट्स हो सकते हैं और फ्लोएबल कॉम्पोजिट्स हो सकते हैं। पैकेबल जो है वो उनको आपको कंडेंस करना पड़ता है, जैसे अमेलगम को कंडेंस करते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं ये। फ्लोएबल जैसे कि नेम रिप्रेजेंट करता है, ये सिरिंज के थ्रू पास होते हैं और ये बहुत ही ज़रा सी लिक्विड कंसिस्टेंसी में ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा कहते हैं रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड कॉम्पोजिट्स जो हैं वो 3 टाइप के अब आ गए हुए हैं। एक है आपकी लो श्रिंकेज कॉम्पोजिट मटेरियल, जो की पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज कम होती है। उसके अलावा सैलोरेन कॉम्पोजिट्स हैं और बल्क फिल कॉम्पोजिट्स हैं, इनको भी हम नीचे जाके डिटेल में देख लेते हैं। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इनिशिएशन में जो हमारे पास केमिकल क्योर आता है इसको हम ऑटो क्योर और सेल्फ क्योर भी कह रहे होते हैं, क्योंकि इसने खुद ही से क्योर होना है, विद टाइम लाइट नहीं डालनी पड़ती। अच्छा, उसके अलावा कहते हैं कि इन मटेरियल्स में क्या होता है, इन मटेरियल्स का जो वर्किंग टाइम होता है वो आपको काफ़ी लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि इस मटेरियल ने खुद ही सेट होना शुरू कर देना है। लाइट क्योर में तो आप लाइट डालेंगे तभी आपका मटेरियल सेट होना शुरू होगा, तो उसमें आपको वर्किंग टाइम ज़्यादा मिल जाता है। इसमें आपको वर्किंग टाइम काफ़ी लिमिटेड हो जाता है। दूसरा कहते हैं इनकी पुअर कलर स्टेबिलिटी होती है, यानी कि विद टाइम ये येलो और ऑरेंज होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनके अंदर एडेड होता है टर्शरी अमाइन। अब जैसे लाइट क्योर के अंदर कैम्फर क्विनॉन हमारा एक इनिशिएटर था जिसने इनिशिएशन कराई थी पॉलीमराइजेशन की। यहाँ पे ये टर्शरी अमाइंस जो हैं ये हमारे इनिशिएटर होते हैं और ये हमारी केमिकली क्योर करवाते हैं हमारे पॉलीमर को। तो क्या होता है, टर्शरी अमाइन की वजह से क्या होता है कि आपकी ये जो केमिकल क्योर्ड कॉम्पोजिट्स होते हैं ये विद टाइम ऑरेंज और येलो होने लग जाते हैं। ये कहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं? मेनली कहते हैं कोर बिल्डअप्स में यूज़ हो रहे होते हैं, जो कि दांत आपके एक्सटेंसिवली डैमेज हो जाते हैं, उनकी कोर को बिल्ड करने के लिए ये वाले हमारे केमिकल क्योर कॉम्पोजिट्स यूज़ होते हैं। लाइट क्योर के बारे में हमने पढ़ लिया हुआ है, दे यूटिलाइज विजिबल लाइट टू एक्टिवेट द इनिशिएटर, और जब इनिशिएटर एक दफ़ा एक्टिवेट हो जाता है देन वो आपकी पॉलीमराइजेशन करवाता है। इनके अंदर आपको जो वर्किंग टाइम है वो इन्फिनिट मिल जाता है और दूसरा इसके अंदर कलर स्टेबिलिटी भी प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे टर्शरी अमाइंस प्रेजेंट नहीं होते। डुअल क्योर क्या होते हैं? डुअल क्योर इनके अंदर केमिकली क्योर और लाइट क्योर टेक्नोलॉजीज दोनों इन्वॉल्व होती हैं, और ये भी यूजली आपके सीमेंट्स के तौर पे या कोर मटेरियल में यूज़ हो रहे होते हैं। सीमेंट्स यानी कि आपने कोई क्राउन की अटैचमेंट करनी है, कोई विनियर की अटैचमेंट करनी है, तो ये आपका डुअल क्योर वाला मटेरियल ऐड हो सकता है और उससे फिर हम उसकी अटैचमेंट करेंगे।
इनका जो सेटिंग रिएक्शन है वो इनिशिएट होता है विद द एक्सपोजर ऑफ विजिबल लाइट एंड देन कहते हैं स्लोली कंटिन्यू रहता है ओवर टाइम एब्सेंस ऑफ लाइट में भी, यानी कि फिर केमिकली आपका जो ये कॉम्पोजिट है ये सेट होता चला जाता है। अच्छा, अब जो अकॉर्डिंग टू फिलर पार्टिकल साइज के अंदर हम देखते हैं तो मैक्रोफिल कॉम्पोजिट रेजिन्स जो हैं वो कहते हैं ओरिजिनली यूज़ हुआ करते थे, यानी कि पहले मैक्रोफिल कॉम्पोजिट्स यूज़ होते थे। इन फिलर पार्टिकल्स का साइज़ काफ़ी लार्ज होता था, लेकिन उसके साथ साथ कहते हैं इनका साइज़ तो लार्ज होता था लेकिन इनकी हाई लेवल ऑफ लोडिंग पॉसिबल होती थी, क्योंकि इनका पार्टिकल का साइज़ लार्ज होगा अगर, तो मैंने अभी आपको बताया है इनका सरफेस एरिया जो टोटल होगा वो ज़रा सा कम हो जाएगा। जब सरफेस एरिया टोटल इनका कम होगा तो अराउंड 75% बाय वेट ऑफ द कॉम्पोजिट जो है वो आप फिलर पार्टिकल को ऐड कर सकते थे। अब इसके अंदर इन पार्टिकल के साइजेस किस रेंज में होते हैं, कहते हैं 4 to 40 माइक्रॉन्स का इनका साइज होता है। लेकिन इनके ड्रॉबैक्स क्या थे इन लार्जर साइज पार्टिकल्स के? इनका ड्रॉबैक ये था कि ये पॉलिशेबल नहीं थे, ठीक है, यानी कि अगर इन पार्टिकल्स को फिलर पार्टिकल्स को आप पॉलिश करते थे तो ये जो पार्टिकल्स होते थे ये ज़्यादा अब्रेजिव होते थे एज़ कम्पेयर टू जो आपकी पॉलिशिंग अब्रेजिव्स होते हैं, ठीक है। तो जब ये ज़्यादा अब्रेजिव होते थे तो उससे क्या होता था कि ये जो फिलर पार्टिकल्स होते थे ये एक्सपोज हो जाते थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर स्टेनिंग होने के चांसेस और उनकी जो सरफेस है वो बहुत ही रफ हो जाती थी, जिसकी वजह से इनकी एक एस्थेटिक अपीयरेंस नहीं आती थी। सेकेंड डिसएडवांटेज जो इन लार्जर पार्टिकल्स के साथ होता था वो ये होता था कि ये आपकी पोस्टीरियर रेस्टोरेशन में अगर डाले जाएँ तो ये जब भी अपोजिंग कस्प आके इनके ऊपर आके बैठती थी तो ये मटेरियल प्लक्ड आउट हो जाते थे फ्रॉम योर रेस्टोरेशन, यानी कि एक तरीके से उठ जाते थे जब ऊपर से एक कस्प आती थी और उनके ऊपर आके प्रेशर डालती थी, ठीक है। और फर्दर कहते हैं इनकी जो रेजिस्टेंस थी वो भी काफ़ी पुअर थी, पुअर वियर रेजिस्टेंस ये देते थे। तो ये इनके अंदर 3 मेजर डिसएडवांटेजेस थे। स्ट्रॉन्ग तो ये थे क्योंकि इनकी फिलर पार्टिकल का साइज ज़्यादा था तो ऑफकोर्स इन्होंने स्ट्रॉन्ग तो होना था, लेकिन ये इनके डिसएडवांटेजेस थे। अब नीचे देखें तो यहाँ पे नज़र आता है हमें कि ये पॉलिशेबल क्यों नहीं थे, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं अगर ऊपर से कहते हैं पॉलिश फेरते थे तो ये पार्टिकल्स इतने एब्रेसिव होते थे कि ये एक्सपोज हो जाते थे, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी एक्सपोजर से क्या हो रहा है कि जो सरफेस होगी आपकी वो रफ हो जाएगी, यहाँ पे स्टेन्स आके फंसेंगे और यहाँ पे वियर रेजिस्टेंस वगैरह भी होगी। उसके अलावा ये जो दिखाई हुई फिगर इसके अंदर दिखाया हुआ है कि यहाँ पे अगर आपकी कस्प आके लगती थी अपोजिंग कस्प, तो यहाँ से अगर हम मोलर पे देखें तो ये आपकी कॉम्पोजिट फिलिंग जो है वो थोड़ी सी उठी हुई है, यानी कि ये प्लक्ड आउट हो गई हुई आपकी रेस्टोरेशन में से इन लार्जर साइज पार्टिकल साइज की, ये एक डिसएडवांटेज में आ रहा था। अच्छा, फिर आ गए हमारे पास माइक्रोफिल कॉम्पोजिट रेजिन। अब माइक्रोफिल कॉम्पोजिट रेजिन का नुकसान ये हुआ कि यहाँ पे आपकी जो लेवल ऑफ फिलर लोडिंग थी वो कम हो जाती है, वो 45 to 55% बाय वेट जो है वो इसके अंदर लोडिंग पॉसिबल थी। इनका साइज़ क्या होता है, इनका साइज़ जो है 0.04 माइक्रोन होता है, ठीक है। अब इनकी खास बात क्या है, इनकी बेहतर बात क्या है कि ये पॉलिशेबल ज़्यादा अच्छे थे, ठीक है। अब फिलर अमाउंट कम हो गई है लेकिन इनकी पॉलिशेबिलिटी जो है वो बढ़ गई है। दूसरा कहते हैं इनकी एस्थेटिक रिजल्ट जो है वो भी बेहतर हो गए क्योंकि इनके ऊपर किसी किस्म का आके स्टेन वगैरह नहीं बैठेगा। लेकिन ये अनसूटेबल थे फॉर एनी स्ट्रेस बेरिंग एरियाज, यानी कि पोस्टीरियर्स में जहाँ पे भी स्ट्रेस बेरिंग एरियाज होंगे वहाँ पे नहीं डाला जा सकता क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ही कम है, क्योंकि इसके अंदर फिलर पार्टिकल कम है। तो कहते हैं क्लास 4 रेस्टोरेशन जो कि आपकी इंटीरियर्स की एजेस होते हैं उसके अंदर भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड थे, प्लस जो पोस्टीरियर रेस्टोरेशन थी उनके अंदर भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड थे। ये कहाँ दिए जा सकते थे, ये दिए जा सकते थे आपके नॉन केरियस लेजन्स पे। नॉन केरियस लेजन्स जो है वो मोस्टली आपकी सर्वाइकल पोर्शन पे होते हैं और सर्वाइकल जो पोर्शन होता है वो आपका थोड़ा सा जब भी टूथ के ऊपर प्रेशर पड़ता है, टूथ के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है तो वो जरा सा फ्लेक्स करता होता है, यानी कि बेंड करता होता है। कौन सा पोर्शन? आपके टूथ का सर्वाइकल पोर्शन। तो कहते हैं उन एरियाज के लिए ये आइडियल चॉइस ऑफ मटेरियल्स थे क्योंकि चूंकि ये जो मटेरियल है इसकी हार्डनेस कम है तो इसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, MOE मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो भी इसका लो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है जब भी दांत फ्लेक्स करेगा यानी कि दांत जब बेंड करेगा तो ये मटेरियल भी थोड़े से बेंड कर जाते हैं क्योंकि इनकी हार्डनेस कम है, फिलर पार्टिकल कम है। तो उस एरियाज में जो आपके सर्वाइकल पोर्शंस होते हैं वहाँ पे ये काफ़ी आइडियल रहे। अच्छा, अब जो मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहे हैं हाइब्रिड्स वो होते हैं हाइब्रिड कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन, क्योंकि ये जो होते हैं इनके अंदर आपके स्मॉल प्लस लार्ज फिलर पार्टिकल साइजेस इंक्लूडेड होते हैं, जिसकी वजह से आप हाईएस्ट फिलर लोडिंग भी कर सकते हैं और कहते हैं स्मॉल क्वांटिटी के पार्टिकल्स भी इसके अंदर काफ़ी होते हैं, जिसकी वजह से ना तो आपको पॉलिशेबिलिटी का इशू आता है, ना ही आपकी वेयर रेजिस्टेंस आती है और आपकी एस्थेटिक्स भी अच्छी हो जाती है। यहाँ पे जो फिलर कंटेंट ऐड होता है वो 75% to 80% बाय वेट एडेड होता है। स्मॉल एंड लार्ज आपके यहाँ पे एवरेज फिलर पार्टिकल साइज चल रहा होता है। कहते हैं जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं वो भी 1 to 2 माइक्रॉन्स के दरमियान में ही रेंज कर रहे होते हैं, इतना ही उनका साइज होता है।
कहते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, पॉलिशेबल है, वेयर रेजिस्टेंस इसकी इक्वलेंट टू अमेलगम होती है और एस्थेटिक पोटेंशियल जो है इसका वो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, अब कौन कौन से आपके पास हाइब्रिड्स हैं? कहते हैं माइक्रो हाइब्रिड्स और नैनो हाइब्रिड्स प्रेजेंट होते हैं। और कहते हैं कि जो माइक्रो, इनके अंदर हायर फिलर लोडिंग किस तरीके से पॉसिबल होती है? कहते हैं जो आपके स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ना, ये आपस में क्लस्टर बना लेते हैं। जब ये स्मॉल पार्टिकल्स आपस में एक क्लस्टर बना लेते हैं तो जो एक टोटल सरफेस एरिया होता है वो रिड्यूस हो जाता है और आपके नैनो पार्टिकल्स की एडिशन जो है वो भी ज़्यादा हो जाती है। मतलब आप ज़्यादा पार्टिकल्स ऐड कर रहे हैं, जब वो पार्टिकल्स ही आपस में क्लस्टर बना लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया और इंडिविजुअली आपके पार्टिकल्स की एडिशन ज़्यादा हो गई। ठीक है, दे आर वेरी पॉलिशेबल एंड उनका जो है काफ़ी अच्छा एक क्लस्टर आता है, यानी कि काफ़ी अच्छी शाइन आती है जहाँ पे भी ये आपके हाइब्रिड कॉम्पोजिट अप्लाई होते हैं। इसके बाद आती है अकॉर्डिंग टू विस्कोसिटी। मैंने भी आपको बताया पैकेबल या कंडेंसेबल कॉम्पोजिट्स जो होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर टू अमेलगम उनकी फिलिंग हो सकती है। आप उनको ऐड करते हैं अपनी टूथ कैविटी के अंदर एंड देन उनके ऊपर अपने इंस्ट्रूमेंट से प्रेशर डालते हैं और उनको अकॉर्डिंग टू जो भी आपने शेप देनी होती है वो आप दे सकते हैं। ये मटीरियल्स जो है आपके हाइब्रिड कॉम्पोजिट रेजिन के ही बने हुए होते हैं और यहाँ पे लार्जर फिलर कॉन्टेंट जो होता है उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनकी पैकिंग और कंडेंसिंग ईजी होती है। अच्छा, उसके अलावा नीचे आ जाए तो जो फ्लोएबल कॉम्पोजिट्स होते हैं, फ्लोएबल कॉम्पोजिट्स के अंदर जो आपका फिलर कंटेंट होता है वो थोड़ा रिड्यूस्ड होता है। जब फिलर कंटेंट रिड्यूस्ड है इसी वजह से इनकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो बड़ी ही ज़रा विस्कस किस्म की होती है, फ्लोएबल होती है। इनको हम इंजेक्शन से या सिरिंज से अपनी कैविटी के अंदर इंजेक्ट करते हैं और जो इनकी ऑफकोर्स इनका फिलर पार्टिकल कम है तो क्या क्या होगा, इनकी स्ट्रेंथ, फिजिकल प्रॉपर्टीज रिड्यूस हो जाएंगी। फर्दर इसकी पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज ज़्यादा होगी क्योंकि फिलर पार्टिकल ज़्यादा था तो श्रिंकेज कम थी, तो इनकी पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज भी ज़्यादा होती है। ये सिंपली आपने बस कहाँ यूज़ करने होते हैं? कहते हैं आप ये नीश एरियाज़ में, यानी कि अगर आपने कोई अपनी कॉम्पोजिट की कहीं बेस अप्लाई करनी है वहाँ पे हम 0.5 mm की थिकनेस में एज अ लाइनर इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड देन उसके ऊपर हम अपनी कन्वेंशनल कॉम्पोजिट ही डालेंगे। मतलब कोई अगर रूट किनाल कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल और आपकी बहुत डीप कैविटी है तो अंदर वाली साइड पे आप इसको फ्लोएबल कॉम्पोजिट को फ्लो करवा सकते हैं और उसके ऊपर देन आप अपना कॉम्पोजिट जो है कंडेंसेबल वाला डाल सकते हैं। अच्छा, जो हमारे पास लो श्रिंकेज कॉम्पोजिट रेजिन्स होते हैं, कहते हैं नॉर्मली जो हमारे कॉम्पोजिट की पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज होती है वो 2.2 to 2.4% की श्रिंकेज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन गैप्स क्रिएट हो जाते हैं फिलिंग और टूथ के दरमियान में, जिसकी वजह से वहाँ पे माइक्रो लीकेज हो सकती है, पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी हो सकती है और रिकरेंट केरीज हो सकती हैं। लेकिन जो रो श्रिंकेज कॉम्पोजिट रेजिन्स हैं इनके अंदर 1.4 to 1.7 की श्रिंकेज होती है और ये कहते हैं किस तरीके से श्रिंकेज इनकी कम है, क्योंकि यहाँ पे फिलर कंटेंट जो है वो और ज़्यादा ऐड हो जाता है। तो ये हमारे लो श्रिंकेज वाले कॉम्पोजिट रेजिन्स आ गए। उसके अलावा आ जाते हैं सैलुरेन कॉम्पोजिट्स। सैलुरेन कॉम्पोजिट्स जो होते हैं, कहते हैं इनका जो रिजन, यहाँ पे जो रिजन मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा होता है, रिजन मैट्रिक्स यूज़ हो रहा होता है, वो भी इटसेल्फ थोड़ी कम श्रिंकेज करवाता है। ठीक है, और ये जो है ये आपकी फिलर पार्टिकल्स की लोडिंग पे डिपेंड नहीं करती है इसकी श्रिंकेज, बल्कि ये इनएट इसकी क्वालिटी ऐसी होती है कि इस रीजन ने, जो सैलुरोन का रीजन है, उसने कम ही श्रिंक होना है। तो इसलिए ये हमारा एक न्यू मटेरियल आ गया। और तीसरा हमारे पास आ जाता है बल्क फिल कॉम्पोजिट रेजिन्स। बल्क फिल कॉम्पोजिट रेजिन्स जो हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मली जो भी हम कॉम्पोजिट की फिलिंग करते होते हैं उनको हम इंक्रीमेंट्स में करते होते हैं। इंक्रीमेंटल टेक्निक में क्या होता है कि हम सिर्फ 2 mm की एक कॉम्पोजिट की लेयर डालते हैं, उसको क्योर करते हैं, फिर हम ऊपर से कॉम्पोजिट की 2 mm की लेयर डालते हैं, उसको क्योर करते हैं। जितनी भी बड़ी फिलिंग हो हमने 2 mm से ज़्यादा की थिकनेस में कॉम्पोजिट नहीं डालना होता। लेकिन जो आपके बल्क फिलिंग कॉम्पोजिट रेजिन्स होते हैं उनको हम 4 to 5 mm की बल्क में भी ऐड कर सकते होते हैं। अच्छा, अब ये इंक्रीमेंट्स हमने क्यों एडिशन करना होता है, क्योंकि जब भी आप कॉम्पोजिट को इंक्रीमेंट्स में डाल के उसको क्योर करते हैं तो जो भी पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज के जो स्ट्रेस क्रिएट होता है और जो पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज के जो इफेक्ट क्रिएट होते हैं, जब आप इंक्रीमेंट्स में वो अपने कॉम्पोजिट को ऐड करते हैं तो वो स्ट्रेस और वो इफेक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2 mm की कॉम्पोजिट रेजिन यहाँ पे ऐड की और उसको ऊपर से आपने क्योर किया, तो फर्स्ट करते हैं आपकी जो कॉम्पोजिट आपने इतनी ऐड की थी और श्रिंक करके वो इतनी रह गई, मतलब ऊपर वाला एरिया जो है वो रिमूव हो गया। ठीक है, अब जब दोबारा से आप कॉम्पोजिट ऐड करेंगे तो आप इस एरिया को इंक्लूड करते हुए, जितना एरिया श्रिंक हुआ था उसको इंक्लूड करते हुए नया कॉम्पोजिट ऐड करेंगे। दोबारा से जब आप इसकी क्योरिंग करेंगे तो अगेन थोड़ा सा पोर्शन जो है वो श्रिंक होके नीचे चला जाएगा। अब अगर आप एक ही दफ़ा में सारा कॉम्पोजिट ऐड कर देते तो आपकी जो श्रिंकेज का इफेक्ट आना था, जो श्रिंकेज का स्ट्रेस आना था, वो ज़्यादा आना था। इसलिए हमेशा हम कॉम्पोजिट को इंक्रीमेंट्स में ऐड करते हैं।
लेकिन ये जो बल्क फिल वाला है इसके अंदर श्रिंकेज का जो इफेक्ट होता है वो कहते हैं लोअर होता है, तो इसलिए इसको हम ज़्यादा भी एडिशन में डाल रहे होते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा कहते हैं ये जो फ्लोएबल जो बल्क वाला है वो भी दो जगहों पे यूज़ हो रहा होता है। या तो वो एज अ फ्लोएबल बेस यूज़ होगा, यानी कि नीचे जैसे मैंने आपको बताया अगर कोई डीप फिलिंग है या रूट कैनाल है तो आपने बेस पे अपना ये बल्क वाला अपना कॉम्पोजिट डाल दिया फ्लोएबल करवा के, और उसके ऊपर आपने अपना कन्वेंशनल कॉम्पोजिट प्लेस किया। या कहते हैं फुल बॉडी बल्क में भी समटाइम्स यूज़ हो रहा होता है, जिसके अंदर आपने एक सिंगल इंक्रीमेंट में ही फुली अपने टूथ को रिप्लेस कर लेते हैं, मतलब उसका डेंटिन पोर्शन भी इनेमल पोर्शन भी। हमें पता है दांत के अंदर डेंटिन होता है, ऊपर इनेमल होता है, इसलिए कह रहे हैं कि जो आपका जो ऊपर वाला बेस वाला उन्होंने कहा है उसके अंदर कहते हैं सिर्फ आपकी डेंटिन की रिप्लेसमेंट हो रही होगी इन टूथ, क्योंकि सिर्फ अंदर वाले पोर्शन पे आपका फ्लोएबल ऐड ये बल्क वाला ऐड होगा, ऊपर जहाँ पे इनेमल होता है टूथ में वहाँ पे आपका कन्वेंशनल वाला ही ऐड होगा। जबकि जो फुल बॉडी होता है उसके अंदर कहते हैं एक ही सिंगल इंक्रीमेंट में आपका डेंटिन प्लस इनेमल दोनों ही आपके रिप्लेस हो जाते हैं। अच्छा, ये जो बल्क फिल वाले कॉम्पोजिट्स होते हैं कहते हैं ये ज़्यादा ट्रांसलूसेंट होते हैं एज कम्पेयर टू आपके नॉर्मल कॉम्पोजिट रेजिन, क्योंकि इनके अंदर फिलर कंटेंट जो होता है वो ज़रा सा रिड्यूस्ड होता है। जब फिलर कंटेंट जो है वो रिड्यूस्ड होगा और फिलर का साइज इंक्रीज होगा तो उससे क्या होता है कि लाइट जो है वो ज़्यादा ईजिली पेनिट्रेट करेगी आपके कॉम्पोजिट के अंदर। ठीक है, जब लाइट जो है ज़्यादा ईजिली पेनिट्रेट करती है तो आपका जो डेप्थ ऑफ क्योर है वो भी यहाँ पे बढ़ जाता है, यानी कि इजीली आपकी जो क्योरिंग लाइट की जो लाइट वेव्स होंगी वो इजीली आपकी इस बल्क फिल कॉम्पोजिट्स के अंदर क्या करती हैं, पेनिट्रेट करती हैं। जब वो ज़्यादा अच्छे से पेनिट्रेट कर सकेंगे इसीलिए आप उसको बल्क में भी डाल रहे थे, स्टिल वो सारा एरिया जो था वो पॉलीमराइज हो रहा था, क्योंकि इनके अंदर क्या है, फिलर कंटेंट कम है। जब फिलर कंटेंट कम होगा लाइट इजीली पेनिट्रेट करेगी, वो सारा एरिया अच्छे से सेट हो सकेगा, पॉलीमराइज हो सकेगा। अच्छा, लास्ट टॉपिक इसके अंदर आ जाता है मैनिपुलेटिव वेरिएबल्स विद कॉम्पोजिट रेजिन रेस्टोरेटिव। अब इसके अंदर हमने क्या देखना है, कहते हैं जो आपके नॉर्मल कॉम्पोजिट्स हैं उनको हम विजिबल लाइट से ही क्योर कर रहे होते हैं। कितने इंक्रीमेंट्स में आप ऐड करते हैं, 2.2 mm की थिकनेस में आप कॉम्पोजिट को ऐड करते हैं और फिर उसको क्योर करते हैं। कहते हैं जो डेप्थ ऑफ क्योर है वो 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रही होती है। डेप्थ ऑफ क्योर जैसे मैंने अभी बताया कि आपकी क्योरिंग लाइट कितनी डेप्थ तक आपकी कॉम्पोजिट को क्योर करेगी, वो डिपेंड करता है आपके शेड ऑफ द कॉम्पोजिट पे। जितना डार्कर शेड का कॉम्पोजिट होता है उतनी ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको क्योर करने का, क्योंकि उसके अंदर पेनिट्रेशन ऑफ क्योरिंग लाइट जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा थिकनेस ऑफ द मटेरियल पे ऑफकोर्स जितना थिन मटेरियल होगा वो अच्छे से क्योर हो सकेगा। और लास्ट में आ जाता है हमारे पास इरेडियंस ऑफ क्योरिंग लाइट एंड टाइम ऑफ द क्योर, मतलब कि जो आपकी क्योरिंग लाइट है वो कितनी इंटेंसिटी पे वर्क कर रही है और कितने टाइम के लिए आप क्योर कर रहे हैं, इन सब पे आपकी क्योरिंग डेप्थ जो है वो डिपेंड करती है। उसके अलावा कहते हैं कि जो भी आपकी क्योरिंग लाइट्स होती हैं उनकी आपने देखनी होती है कि जो उनकी आउटपुट इरेडियंस है वो विद टाइम रिड्यूस ना हो रही हो, वो इफेक्टिवली आपके मटेरियल को क्योर करती हो। और कहते हैं जो आपने आपकी लाइट हो उसको आपने क्लोज टू द मटेरियल यानी कि क्लोज टू योर कॉम्पोजिट रखना होता है ताकि कम्प्लीटली आपका सारा कॉम्पोजिट जो है वो क्योर हो सके, और सफिशिएंट टाइम के लिए रखना होता है, जो कि मोस्टली हमारे कॉम्पोजिट को हम 20 सेकंड्स के लिए क्योर करते हैं। तो सफिशिएंट टाइम के लिए हमने रखना होता है लाइट को अपने कॉम्पोजिट पे ताकि कम्प्लीटली सारा कॉम्पोजिट क्योर हो सके। पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज होगी तो गैप्स क्रिएट होंगे जिसकी वजह से सेंसिटिविटी हो सकती है, पोस्ट ऑपरेटिवली और रिकरेंट केरीज हो सकती हैं। अभी जो स्ट्रेसेस क्रिएट होते हैं पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज की वजह से, इनको हम 5 प्रिंसिपल से रिड्यूस करवा सकते हैं। अब ये अगेन एक क्वेश्चन इसके अंदर इंपॉर्टेंट आता है। तो 3 मेजर क्वेश्चन इस चैप्टर में से बन सकते हैं, एक था कॉम्पोजिशन, दूसरा था क्लासिफिकेशन और तीसरा है ये कि किन स्ट्रेटजीज से हम अपनी पॉलीमराइजेशन श्रिंकेजेस को कम करवा सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये आ जाता है कि आप एक रिलेटिवली थिक प्राइमर लेयर अप्लाई करें। प्राइमर लेयर क्या होती है कि आपने जब भी कॉम्पोजिट अपने टूथ के साथ अटैच करना होता है तो उससे पहले आपने अपने टूथ के ऊपर एक प्राइमर या एक बॉन्डिंग डालना होता है जिसके ऊपर आपने अपना कॉम्पोजिट ऐड करना होता है। ये जो बॉन्डिंग मटेरियल होता है ये आपके टूथ के साथ भी कॉन्टैक्ट बिल्ड करता है और आपके जो ऊपर से आने वाली कॉम्पोजिट लेयर होती है उसके साथ भी कॉन्टैक्ट बनाता है। तो आपने हमेशा एक रिलेटिवली थिक प्राइमर लेयर डालनी है। अब इससे क्या होता है, जब आप थिक अपनी प्राइमर लेयर डालेंगे तो उससे ये जो है ना, ये जो प्राइमर लेयर होती है ये आपके जब भी पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज होगी उस श्रिंकेज के स्ट्रेसेस को ये प्राइमर जो है वो थोड़ा सा अब्जॉर्ब कर लेता है और आपके टूथ और रेस्टोरेशन बॉन्ड को मेंटेन करवा के रखता है। फर्दर कहते हैं जो थिक प्राइमर लेयर होगी उसका जो फिलर कंटेंट होगा इसके अंदर वो ज़रा सा ज़्यादा होता है और इसकी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो भी लो होती है। जब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लो होगी तो यानी कि जब इसके ऊपर प्रेशर आएगा, स्ट्रेस आएगा श्रिंकेज का, तो ये उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा और ये जो प्राइमर है ये एक तरीके से ब्रेक नहीं होगा।
अच्छा, दूसरा जो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि एक थिन लेयर ऑफ रिजन मॉडिफाइड ग्लास आइनोमर का एक लाइनर अप्लाई कर लें अपनी बेस पे, मतलब अपने टूथ जहाँ पे भी आपने फिलिंग डालनी है उसकी बेस पे, एंड देन उसके ऊपर आप कॉम्पोजिट डालें। तो ये जो लाइनर होगा ये भी वही काम करेगा, ये भी आपके श्रिंकेज के स्ट्रेसेस को एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि इसका भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होता है। तीसरी ऑप्शन जो आप कर सकते हैं वो आप एक फ्लूएबल कॉम्पोजिट की ही लाइनर अप्लाई कर सकते हैं अगेन 0.5 mm की थिकनेस में। तो यहाँ पे आप एक कॉम्पोजिट फ्लोएबल कॉम्पोजिट को ही एज ए लाइनर यूज़ करें। इसमें भी क्या करना है, आपकी श्रिंकेज के स्ट्रेसेस को एब्जॉर्ब कर लेना है। फोर्थ आप क्या कर सकते हैं, आप सॉफ्ट स्टार्ट पॉलीमराइजेशन कर सकते हैं। सॉफ्ट स्टार्ट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से मतलब ये होता है कि आपने एक ही दफ़ा में डायरेक्ट हाई इंटेंसिटी की लाइट से अपनी क्योरिंग नहीं करनी है अपने कॉम्पोजिट की, बल्कि या तो आप अपने क्योरिंग लाइट को थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख सकते हैं अपने इसको क्योर करते हुए, अपने कॉम्पोजिट को क्योर करते हुए, या अपनी क्योरिंग लाइट की इंटेंसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं स्टार्ट में। यानी कि जब आप स्टार्ट करें अपनी क्योरिंग करना तो आप अपनी उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस कर दें, एंड विद टाइम थोड़े से सेकेंड्स के बाद आप उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाएं अपनी क्योरिंग लाइट को की इंटेंसिटी को। इसको हम कहते हैं सॉफ्ट स्टार्ट पॉलीमराइजेशन। अब इससे क्या होता है, कहते हैं कि जो भी आपकी कॉम्पोजिट का जेल फेज होता है, कॉम्पोजिट के दो फेजेज होते हैं, एक जेल फेज यानी कि जिसके अंदर कॉम्पोजिट की मैनिपुलेशन पॉसिबल होती है, और दूसरा होता है इसका हार्ड फेज। ठीक है, तो जो भी इसका जेल फेज होता है उसको ये प्रोलॉन्ग कर देता है जब भी आपकी सॉफ्ट स्टेज पॉलीमराइजेशन होती है, सॉफ्ट स्टार्ट पॉलीमराइजेशन होती है। ठीक है, कहते हैं जब भी आपका ये फ्लोएबल या आपका जेल फेज बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है कि जो भी अल्टीमेटली आपकी पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज के स्ट्रेसेस आने होते हैं वो अच्छे से पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और वो जो स्ट्रेसेस होते हैं वो एक एरिया में कंसंट्रेटेड नहीं रहते। ठीक है, अच्छा उसके अलावा कहते हैं ये इस प्रोसीजर को हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो रैम्प लाइट यूज़ करें। रैम्प लाइट्स क्या होती हैं, जिसके अंदर यही होगा कि पहले इंटेंसिटी उनकी रिड्यूस होगी, आहिस्ता आहिस्ता उनकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। या तो कहते हैं पल्स में क्योरिंग करें, मतलब क्योरिंग लाइट आपने ऑन की ऑफ की ऑन की ऑफ की, इस तरीके से क्योरिंग करें, या आप सिंपली अपनी क्योरिंग लाइट को ज़रा डिस्टेंस पे रखें ताकि आपकी सॉफ्ट स्टार्ट पॉलीमराइजेशन हो। अच्छा, लास्ट चीज़ जो हम इसके अंदर कर सकते हैं इतनी पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज के इफेक्ट को कम करने की, वो हम इसके अंदर इंक्रीमेंट्स में अपने कॉम्पोजिट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने भी पहले भी पढ़ा था। अब इंक्रीमेंट्स में ऐड करने से क्या होता है, यहाँ पे एक चीज़ आती है सी फैक्टर। सी फैक्टर को हम कहते हैं कॉन्फिगरेशन फैक्टर। कॉन्फिगरेशन फैक्टर का कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि ये क्या सी फैक्टर क्या होती है, एक्चुअल में एक रेशियो होती है बिटवीन दी बॉन्डेड सरफेस एरिया ऑफ द कॉम्पोजिट टू द अनबॉन्डेड सरफेस एरियाज ऑफ द कॉम्पोजिट। अब इसको समझने के लिए हम जरा सा नीचे आते हैं। जस्ट इमेजिन ये हमारी ये क्लास 1 है। क्लास 1 कौन सी होती है, जो कि आपकी पिट्स एंड फिशर में हो रही होती है, मोस्टली हमारे पोस्टीरियर के एक्लूसिव सर्फेसेस पे। यहाँ पे ये जो पिट्स एंड फिशर में ये कैविटी बनती है, इसकी पांच साइड्स जो हैं वो बॉन्डेड होती हैं। मतलब इसकी फेशियल साइड पे टूथ होगा, इसकी लैटरल साइड पे टूथ होगा, इसकी मीजियल, डिस्टल, उसके अलावा इसकी बेस पे जो इसकी पल्पल वॉल होगी, इन सब पे टूथ की कैविटी होती है, यानी कि सब एरियाज ये बॉन्डेड होते हैं। और सिर्फ इसकी एक सरफेस यानी कि जो इसकी एक्लूजल सरफेस है वो अनबॉन्डेड होती है। तो ये किस चीज़ की रेशियो है, सी फैक्टर बॉन्डेड टू अनबॉन्डेड। तो यहाँ पर जो सी फैक्टर होगा वो बहुत ही हाई हो जाएगा, यानी कि 5:1 आ जाएगा। अच्छा, जहाँ पे भी सी फैक्टर ज़्यादा होगा वहाँ पे पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज के इफेक्ट्स जो हैं वो ज़रा ज़्यादा आते हैं। वो किस तरीके से, वो इस तरीके से कहते हैं कि जहाँ पे भी अगर आपकी फॉर एग्जांपल अगर ये सारी बॉन्डेड सर्फेसेज हैं, तो अगर श्रिंकेज होनी होगी आपकी कॉम्पोजिट की, तो इन सब एरिया से क्या होगा, आपका कॉम्पोजिट जो है वो थोड़ा सा इन सब वॉल से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा श्रिंक अवे कर जाएगा, यानी कि ज़्यादा वॉल्स होंगी जिनसे आपका जो कॉम्पोजिट है वो थोड़ा सा डिटैच हो रहा होगा। अब दूसरी अगर अब एग्जांपल देखें एक क्लास 4 की, अब इसके अंदर डिटैचमेंट की चांसेस जो है वो थोड़े से कम है, क्योंकि आपकी सारी वॉल्स यहाँ पे कवर्ड नहीं है, सारी वॉल्स आपकी बॉन्डेड नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं जितनी भी आपकी अनबॉन्डेड सर्फेसेज होती हैं वहाँ पे आपका जो मटेरियल अगर श्रिंक भी होना होता है तो उसके ऊपर आप एडिशनल मटेरियल डाल के उस श्रिंकेज को कंपनसेट कर सकते हैं। लेकिन जौन से एरियाज आपके ज़्यादा बॉन्डेड होंगे वहाँ पे अगर श्रिंकेज हो जाती है तो उनको आप कंपनसेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो अब नीचे से एरियाज फिल हो चुके हुए होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक बात बड़े अच्छे से याद रखनी है, सी फैक्टर क्या होता है। उसके अलावा सी फैक्टर का क्या होता है कि जब भी ज़्यादा होगा सी फैक्टर उतनी ज़्यादा पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज होगी, और इस सी फैक्टर के इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हमें इंक्रीमेंट्स में कॉम्पोजिट को डालना होता है, ताकि अगर ऊपर से थोड़ी बहुत श्रिंकेज होनी भी है तो आप क्या कर सकें, फर्दर वहाँ पे एनाटॉमिकली फर्दर कॉम्पोजिट ऐड कर सकें और उस श्रिंकेज के इफेक्ट को रिड्यूस करवा सकें। अच्छा, नीचे भी यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कहते हैं जो भी आपकी क्लास 1 होती है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर जब श्रिंकेज आएगी तो जो आपका पल्पल फ्लोर होता है इट गिव्स अवे और वो श्रिंक कर जाता है, और वहाँ पे एक गैप क्रिएट हो जाता है बिटवीन दी रेस्टोरेशन एंड दी टूथ।
तो इसके लिए हमें हमेशा इंक्रीमेंट्स में ऐड करना चाहिए अपने मटेरियल को, ताकि अगर कुछ श्रिंकेज होनी भी है तो वो सिर्फ फ्रीली वन डायरेक्शन में हो, जो कि आपकी वन डायरेक्शन कौन सी है, जो कि आपकी अनबॉन्डेड डायरेक्शन है। उस एरिया में ही आपकी श्रिंकेज के इफेक्ट ज़्यादा हैं, जिसको आप फर्दर मटीरियल ऐड करके उसके इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पे ये जो फिगर दिखाई पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बताती है कि आप कौन सी क्लास के अंदर कितनी श्रिंकेज पॉसिबल हो सकती है। अब इस सब पॉइंट्स को हमने डिटेल में बल्कि मैंने डिटेल में अपनी कॉम्पोजिट वाली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया। कॉम्पोजिट का आई गेस पार्ट 2 है, जिसके अंदर मैंने सी फैक्टर को और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो सी फैक्टर के ऊपर भी क्वेश्चन काफ़ी आता होता है। सी फैक्टर की डेफिनेशन पूछते हैं, सी फैक्टर को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं वो पूछते हैं, जिसके अंदर हमने इंक्रीमेंट लेयरिंग के बारे में बात करनी होती है। तो ये वाला भी एक क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर में से बन सकता है, तो इसको भी आपने अच्छे से याद कर लेना है।